नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। दोस्तों, दुनिया के इतिहास के अंदर व्यापार हमेशा से सत्ता और ताकत का सबसे बड़ा हथियार रहा है। आपने पढ़ा और देखा भी होगा कि सदियों पहले ब्रिटिशर्स एक व्यापारिक कंपनी भारत के तटों के ऊपर केवल मसाले और कपड़े खरीदने के इरादे से आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने पूरे उपमहाद्वीप के व्यापार और शासन के ऊपर अपना एकाधिकार जमा लिया। उस समय भारत का कच्चा माल कोड़ियों के दाम बाहर जाता था और वहां से बनी हुई महंगी चीजें वापस भारत के बाजारों के अंदर ऊंचे दामों पर बेची जाती थी। लेकिन समय का पहिया पूरी तरह से घूम चुका है। आज़ादी के कई दशकों बाद आज वैश्विक शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल चुका है। आज हालात ये हैं कि जो ब्रिटेन कभी भारत के व्यापार पर कंट्रोल रखता था, वो आज अपने सबसे बड़े आर्थिक संकट से उबरने के लिए भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। बड़ी बात तो ये दोस्तों कि भारत की शर्तों पर वो काम करने के लिए तैयार है और भारत के साथ काम करने के लिए भारत के साथ डील करने को भी तैयार है। और दोस्तों दोनों देशों की सरकारों ने हाल ही के अंदर व्यापार की दुनिया का एक ऐसा भारी भरकम और ऐतिहासिक समझौता पक्का किया है जो आने वाली 15 जुलाई से पूरी तरह से जमीन पर उतरने वाला है। अब आखिर 15 जुलाई की इस तारीख में ऐसा क्या खास होने जा रहा है जिसे दोनों देशों के शीर्ष नेता एक ऐतिहासिक उपलब्धि मान रहे हैं। दोस्तों, इस नए व्यापारिक समझौते के लागू होने से भारत के आम उपभोक्ताओं, नौकरी करने वाले पेशेवरों और छोटे उद्योगपतियों पर क्या असर पड़ने वाला है। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद में ब्रिटेन के लिए भारत के साथ में ये डील जीवन दान क्यों मानी जा रही है। तो दोस्तों, चलिए इस पूरी खबर को डिकोड करते हैं, लिहाजा आप वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जिस मुक्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के पिछले 3 साल से ज्यादा वक्त से लंबी और जटिल बातचीत चल रही थी, उसे अब अंतिम रूप दे दिया गया है। बुधवार को दोस्तों एक बड़ा ऐलान करते हुए यह साफ कर दिया गया है कि आगामी 15 जुलाई से यह समझौता पूरी तरह से लागू हो जाएगा। यूके के बिजनेस एंड ट्रेड विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि दोनों देशों के व्यवसायियों और कंपनियों के पास इस नई व्यवस्था को समझने और उनके मुताबिक अपनी तैयारी करने के लिए 28 दिनों का समय बचा हुआ है। इन 28 दिनों की अवधि के बाद में 15 जुलाई से सभी व्यापारिक लेन देन पूरी तरह से नए नियमों और नई कर प्रणालियों के तहत किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कूटनीतिक दुनिया के अंदर किसी भी बड़े व्यापारिक समझौते को इतनी तेजी से जमीन पर उतारना एक बहुत ही हैरान करने वाला और सकारात्मक कदम माना जा रहा है। दोस्तों, इस ऐतिहासिक समझौते की नींव पिछले साल रखी गई थी, जब दोस्तों 24 जुलाई 2025 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास चेकर्स स्टेट में इस पर अंतिम हस्ताक्षर किए गए थे। ये हस्ताक्षर भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स के बीच में हुए थे। ये पूरा घटनाक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान हुआ था, जहां उन्होंने इस समझौते को भारत और यूके के द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन बताया था, जो दोनों देशों के लिए साझा समृद्धि और विकास के नए दरवाजे खोल देगा। दोस्तों, दूसरी तरफ ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर्स ने भी इसे एक असाधारण उपलब्धि बताते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद ये ब्रिटेन द्वारा किया गया सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौता है। महज 1 साल से भी कम समय के भीतर कागजों पर हुए इस हस्ताक्षर को जमीनी हकीकत के अंदर बदलना दोनों देशों की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है। दोस्तों, इस समझौते का सबसे पहला और सीधा असर भारत के उस बड़े उपभोक्ता वर्ग के ऊपर पड़ने वाला है जो विदेशी और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की मांग करता है। दोस्तों, भारत सरकार ने यह बहुत ही बड़ा कदम उठाते हुए ब्रिटेन से आने वाले 90% उत्पादों पर सीमा शुल्क यानी कि टैरिफ को कम करने या पूरी तरह से खत्म करने पर अपनी मुहर लगा दी है। इसे आसान भाषा में समझे तो भारत लंबे समय से अपने स्थानीय उद्योगों को बचाने के लिए विदेशी सामानों पर भारी टैक्स लगाता रहा है, ताकि विदेशी सामान महंगा रहे और लोग स्वदेशी चीजें खरीदते रहें। लेकिन इस समझौते के तहत भारत ने अपनी इस पुरानी नीति के अंदर बड़ी ढील दी है।
इसका सबसे बड़ा और चर्चित उदाहरण ब्रिटेन से आने वाली स्कॉच विस्की है। अभी तक भारत में इस विस्की के ऊपर 150% की भारी भरकम ड्यूटी लगती थी, जो समझौते के लागू होने के पहले ही दिन सीधे आधी होकर के 75% रह जाएगी। इतना ही नहीं, अगले 10 वर्षों के भीतर इस टैक्स को धीरे धीरे घटा करके 40% कर दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि भारत के बाजारों के अंदर ब्रिटेन की प्रीमियम शराब अब काफी सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। शराब के अलावा गाड़ियों और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने जा रहा है। ब्रिटेन की लग्जरी गाड़ियां और उनके ऑटो पार्ट्स भारत के अंदर महंगे बिका करते थे, क्योंकि उनके ऊपर 100% तक का ऑटोमोटिव टैरिफ लगाया जाता था। लेकिन 15 जुलाई के बाद एक निश्चित कोटे के तहत इस 100% टैरिफ को सीधे घटा करके मात्र 10% कर दिया जाएगा। यहाँ एक निश्चित कोटा तय करना भारत की एक बहुत ही रणनीतिक और कूटनीतिक जीत है। अगर भारत टैक्स घटा करके असीमित गाड़ियों को देश के अंदर आने की छूट दे देता है, तो इससे भारतीय कार निर्माता कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता और बाजार के अंदर असंतुलन पैदा हो जाता। लेकिन कोटा सिस्टम के तहत ब्रिटेन की गाड़ियां सस्ते टैक्स पर तो आएंगी, लेकिन उनकी संख्या एक सीमा तक ही रहेगी, जिससे भारतीय बाजार के अंदर संतुलन बना रहेगा और ग्राहकों को बेहतर विकल्प भी मिलेंगे। इन बड़े उद्योगों के अलावा आम जनजीवन से जुड़ी चीजों के ऊपर भी ये डील गहरा असर कर रही है। मेडिकल डिवाइसेस, एरोस्पेस के पार्ट्स, वाइन और कई तरह के फूड प्रोडक्ट्स पर भी टैक्स के अंदर भारी कटौती होने जा रही है। कॉस्मेटिक्स यानी कि सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र के अंदर तो भारत ने 22% तक लगने वाली ड्यूटी को पूरी तरह से खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। इससे ब्रिटेन के महंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ब्यूटी प्रोडक्ट्स भारतीय ग्राहकों के लिए काफी सस्ते हो जाएंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग होने वाले उन्नत उपकरण सस्ते होने से भारत के अस्पतालों के अंदर गंभीर बीमारियों के इलाज की लागत पर भी सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे आम मरीजों को सीधा फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, अब यह समझना बेहद जरूरी है कि अगर भारत अपने बाजार खोल रहा है और इतना भारी टैक्स छोड़ रहा है, तो बदले में उसे क्या मिल रहा है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई भी देश बिना अपने स्पष्ट फायदे के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता है। ब्रिटेन ने भारत की इस उदारता के बदले में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। ब्रिटेन भारत से आने वाले 99% सामानों पर कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से खत्म कर देगा। यह भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक ऐसा सुनहरा मौका है जिसका इंतजार दशकों से किया जा रहा था। जब भारत का माल बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के ब्रिटेन के बाजारों के अंदर पहुंचेगा, तो वो दुनिया के दूसरे देशों के उत्पादों के मुकाबले काफी सस्ता और आकर्षक होगा, जिससे भारतीय उत्पादों की बिक्री के अंदर भारी इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, ब्रिटेन के इस कदम का सीधा और सबसे बड़ा फायदा भारत के कपड़ा उद्योग, फुटवेयर उद्योग, प्रोसेस्ड फूड और ज्वेलरी बनाने वाले कारीगरों और व्यवसायियों को मिलने वाला है। ये ऐतिहासिक रूप से भी बहुत ज्यादा दिलचस्प है। दोस्तों, एक वक्त था जब ब्रिटेन की नीतियां और वहां के भारी टैक्स ने भारत के फलते फूलते कपड़ा और हथकरघा उद्योग को लगभग बर्बाद कर दिया था। लेकिन आज उसी ब्रिटेन के बाजार के अंदर भारत का कपड़ा बिना किसी टैक्स के राज करने के लिए तैयार है। जब भारत का निर्यात बढ़ेगा, तो देश के कारखानों के अंदर उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने का सीधा अर्थ ये है कि देश के अंदर लाखों की संख्या के अंदर नई जॉब्स प्रोड्यूस होंगी, कामगारों की आय बढ़ेगी और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर भारी इजाफा होगा। अगर हम इस पूरे मुनाफे को आंकड़ों के नजरिए से देखें, तो ये डील किसी खजाने से कम नहीं लगती। खुद ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक अनुमान और दस्तावेजों के मुताबिक इस समझौते के लागू होते ही पहले ही साल के अंदर यूके से भारत होने वाले निर्यात के ऊपर भारतीय कंपनियों को लगभग 3,400 करोड़ रुपए की टैक्स छूट का सीधा फायदा मिलेगा। ये फायदा यही रुकने वाला नहीं है। जैसे जैसे दोनों देशों के व्यापारी इस नई व्यवस्था से अभ्यस्त हो जाएंगे और व्यापार का दायरा बढ़ेगा, अगले 10 साल बाद ये टैक्स छूट बढ़कर के 7,650 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच जाने की उम्मीद है। दोस्तों, कुल मिलाकर के दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार होता है, उसमें 2.7 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। दीर्घकालीन रूप से देखें तो केवल इस एक समझौते की बदौलत ब्रिटेन की जीडीपी में सालाना 51,000 करोड़ रुपए का इजाफा होगा, जो उसकी डूबती हुई इकोनॉमी के लिए एक बड़ी संजीवनी साबित होगी।
इस व्यापारिक समझौते को केवल सामानों की खरीद फरोख्त तक ही सीमित समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। इस डील के अंदर टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीक और डिजिटल व्यापार को लेकर के भी बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। आज के समय के अंदर डेटा को दुनिया का सबसे कीमती संसाधन माना जाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच में डेटा के सुरक्षित और सुचारू प्रवाह को लेकर के नियम आसान कर दिए गए हैं। भारत की बड़ी आईटी कंपनियां जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो ब्रिटेन के अंदर पहले से ही बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं और वहां हजारों लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। नए नियमों से इन भारतीय टेक कंपनियों को ब्रिटेन में अपना कारोबार फैलाने के अंदर आने वाली कानूनी अड़चनें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। साथ ही भारत के उभरते हुए स्टार्टअप्स को भी ब्रिटेन के बाजार और वहां के इन्वेस्टर्स तक आसानी से पहुंच का रास्ता मिल जाएगा। दोस्तों, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी इस समझौते के दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। ब्रिटेन की इकोनॉमी और उसकी वैश्विक साख में वहां की यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा योगदान है और इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ने वाले विदेशी छात्रों के अंदर भारतीयों की तादाद सबसे ज़्यादा है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच में डिग्रियों की मान्यता को लेकर के प्रोसेस सरल की जाएंगी। इससे ब्रिटेन से पढ़ाई करके लौटने वाले भारतीय छात्रों को भारत के अंदर जॉब खोजने के अंदर आसानी होगी और जो छात्र ब्रिटेन में ही रुक करके काम करना चाहते हैं उनके लिए भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा दोनों देशों के वैज्ञानिक और शोधकर्ता अब जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेडिकल साइंस जैसे जटिल विषयों के ऊपर भी बिना किसी भारी कागजी कार्रवाई के एक साथ मिलकर के काम कर सकेंगे। दोस्तों, फार्मास्यूटिकल यानी कि दवा उद्योग एक ऐसा फील्ड है जहां भारत को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है क्योंकि यहां बड़े पैमाने पर और काफी कम लागत के अंदर बेहतरीन जेनेरिक दवाइयां बनाई जाती हैं। दोस्तों, ब्रिटेन की स्वास्थ्य व्यवस्था, जिसे वहां नेशनल हेल्थ सर्विस कहा जाता है, वो लंबे वक्त से महंगी दवाइयों के बोझ तले दबी हुई है। इस समझौते के तहत ब्रिटेन भारतीय दवाइयों की गुणवत्ता, जांच और अनुमति देने की प्रोसेस को काफ़ी सरल और आसान कर देगा। इसका नतीजा ये होगा कि ब्रिटेन की हॉस्पिटल्स के अंदर भारतीय दवाइयाँ आसानी से पहुँचेंगी, जिससे वहाँ के मरीजों को सस्ती दवाइयाँ मिलेंगी और भारतीय दवा कंपनियों को अरबों रुपए का एक नया बाजार मिल जाएगा। दोस्तों, पर्यावरण और हरित ऊर्जा के मोर्चे के ऊपर भी ये समझौता समय की मांग के बिल्कुल अनुकूल है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया कार्बन उत्सर्जन कम करने और स्वच्छ ऊर्जा की तरफ तेजी से बढ़ रही है। ब्रिटेन के पास में पवन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनाने की बेहतरीन तकनीक है, जबकि भारत के पास में एक विशाल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और बहुत बड़ा बाजार है। इस समझौते के लागू होने के बाद में ब्रिटेन की क्लीन टेक कंपनियां भारत के अंदर आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकेंगी और भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर के काम कर सकेंगी। इससे भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उत्पादन ना सिर्फ सस्ता होगा बल्कि तकनीकी रूप से भी वो वर्ल्ड क्लास लेवल का बन जाएगा, जो भारत के पर्यावरण और इकोनॉमी दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, इस पूरे समझौते के दौरान जिस एक बात पर भारत ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है और अपनी शर्तों को मनवाया है, वो है रूल्स ऑफ ओरिजिन का नियम। दोस्तों, यह नियम सुनने में थोड़ा सा तकनीकी लगता है, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल जब दो देशों के बीच में टैक्स फ्री ट्रेड होता है तो अक्सर तीसरा देश उसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। चाइना अक्सर ये कोशिश करता है कि वो अपना सस्ता माल ब्रिटेन के रास्ते भारत में भेज दे या भारत के रास्ते ब्रिटेन में भेज दे ताकि उसे टैक्स को ना देना पड़े। इसे रोकने के लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन का नियम सख्ती से लागू किया गया है। इसके तहत केवल उन्हीं सामानों के ऊपर टैक्स की छूट मिलेगी जिसका एक हिस्सा वास्तव में भारत या ब्रिटेन में ही बना हो। यह नियम सुनिश्चित करेगा कि इस पूरी डील का फायदा केवल भारत और ब्रिटेन की कंपनियों को ही मिले, ना कि चाइना की फैक्ट्रियों को। दोस्तों, इस ट्रेड टॉक के अंदर एक टाइम ऐसा भी आया जब बातचीत टूटने की कगार पर पहुंच गई थी। वो मुद्दा था भारत का कृषि और डेयरी उद्योग। ब्रिटेन चाहता था कि भारत अपने डेयरी प्रोडक्ट्स और कुछ विशेष फसलों के बाजार को उनके लिए पूरी तरह से खोल दे, लेकिन भारत सरकार जानती थी कि अगर ब्रिटेन का सस्ता दूध और पनीर बिना टैक्स के भारत के अंदर आ गया तो इससे भारत के करोड़ों छोटे किसानों और पशुपालकों की रोजी रोटी पूरी तरह से छिन जाएगी।
लिहाजा भारत ने अपने किसानों के हितों की रक्षा करते हुए इस क्षेत्र को समझौते के दायरे से काफी हद तक बाहर रखा है। ये दिखाता है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर आंख मूंद करके समझौते नहीं करता, बल्कि अपनी घरेलू जरूरतों और संवेदनशील क्षेत्रों को बचाते हुए बहुत ही सधी हुई चाल चलता है। इस समझौते के अंदर कामकाजी पेशेवरों के लिए भी सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा और लाभदायक प्रावधान शामिल किया गया है। दोस्तों, अक्सर जब भारतीय कर्मचारी काम के लिए ब्रिटेन जाते हैं तो उन्हें वहां नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन के नाम पर एक भारी टैक्स चुकाना पड़ता है, जिसका फायदा उन्हें भारत लौटने पर नहीं मिलता। पहले नियम यह था कि भारतीय पेशेवर अधिकतम 36 महीने तक ही बिना यह टैक्स चुकाए अपनी भारतीय सामाजिक सुरक्षा को जारी रख सकता था। लेकिन अब भारत सरकार की लंबी और सख्त बातचीत के बाद में ब्रिटेन इस बात पर राजी हो गया है कि कामकाज के सिलसिले में यूके से भारत आने वाले या भारत से यूके जाने वाले पेशेवरों के लिए नेशनल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन जारी रखने की यह अवधि 36 महीनों से बढ़ाकर के 60 महीने यानी कि 5 साल कर दी जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि 5 साल तक के प्रोजेक्ट पर ब्रिटेन जाने वाले किसी भी भारतीय इंजीनियर या डॉक्टर को वहां अपनी गाड़ी कमाई का एक हिस्सा सोशल सिक्योरिटी टैक्स के रूप में जमा नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इस पूरी व्यापारिक घटना की पृष्ठभूमि को समझना भी उतना ही जरूरी है। आखिर ब्रिटेन को ऐसा क्या जरूरत आन पड़ गई थी कि उसने भारत की इतनी सारी शर्तों को मान लिया और इस समझौते को इतनी तेजी से लागू करने पर जोर दिया है। तो इसकी जड़ें ब्रिटेन के उस ऐतिहासिक फैसले के अंदर छुपी हुई हैं, जब उसने यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला लिया था, जिसे दुनिया ब्रेग्जिट के नाम से जानती है। दोस्तों, यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद में ब्रिटेन का व्यापार बुरी तरह से इफेक्ट हुआ था। उसके उत्पादों के ऊपर यूरोप के पड़ोसी देशों के अंदर टैक्स लगने लगा और उसकी इकोनॉमी तेजी से सिकुड़ने लगी। ऐसे में ब्रिटेन को एक ऐसे नए और विशाल बाजार की तलाश थी जो न सिर्फ उसकी उच्च गुणवत्ता वाले सामान खरीद सके, बल्कि उसे सस्ता कच्चा माल और बेहतरीन प्रतिभा भी दे सके। दोस्तों, आज की दुनिया के अंदर 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी और दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी वाले भारत के विकल्प से बेहतर ब्रिटेन के लिए कोई और हो ही नहीं सकता था। रणनीतिक और जियोपॉलिटिकल नजरिए से भी ये डील बहुत बड़ा संकेत देती है। आज अमेरिका से लेकर के यूरोप तक पूरी दुनिया चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रही है। कोरोना महामारी और उसके बाद में दुनिया भर में मची आर्थिक उथल पुथल से पश्चिमी देशों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि अपनी सप्लाई चेन के लिए केवल एक देश के ऊपर डिपेंडेंट रहना कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में भारत खुद को दुनिया के सामने एक भरोसेमंद, लोकतांत्रिक और स्थिर विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। दोस्तों, ब्रिटेन के साथ हुआ ये समझौता इस बात का पक्का प्रमाण है कि पश्चिमी देश अब भारत की इस अहम भूमिका को स्वीकार कर रहे हैं। अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देश इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर बहुत बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। यह समझौता भविष्य के अंदर यूरोप के दूसरे देशों के साथ में होने वाले ऐसे ही मुक्त व्यापार समझौतों के लिए एक बहुत मजबूत और स्पष्ट आधार तैयार करेगा। भविष्य की संभावनाओं को देखें तो 15 जुलाई के बाद में भारत के अंदर विदेशी निवेश का एक नया दौर शुरू हो सकता है, जब ब्रिटेन की कंपनियों को यह दिखेगा कि भारतीय बाजार उनके लिए कितने अनुकूल और किस तरीके के हैं। तो वो केवल अपना सामान बेचने के बजाय यहाँ अपने कारखाने लगाने और स्थानीय लेवल पर प्रोडक्शन करने पर भी विचार करेंगी। इससे भारत में तकनीक का सीधा ट्रांसफर होगा और बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास होगा। हालांकि दोस्तों, हमारे देश के छोटे और मझोले उद्योगों के लिए यह केवल एक कड़ी परीक्षा का समय भी होगा। दोस्तों, विदेशी बाजार के दरवाजे खुलने से जहां उन्हें अपना माल बाहर बेचने का शानदार मौका मिलेगा, वहीं भारत के अंदर भी उन्हें ब्रिटेन के उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट से सीधी और कड़ी टक्कर लेनी भी पड़ेगी। भारतीय कंपनियों को अब विश्व स्तर की प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए अपनी गुणवत्ता और तकनीक को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ढालना होगा। यानी दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच होने जा रहा ये मुक्त व्यापार समझौता केवल कुछ वस्तुओं के ऊपर टैक्स कम करने का एक सामान्य सरकारी आदेश नहीं है। ये दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच में एक गहरे भरोसे, ऐतिहासिक साझेदारी और भविष्य की मजबूत नींव की शुरुआत है। इसका सीधा असर भारत के शेयर बाजार से लेकर के कारखानों के अंदर पसीना बहाने वाले मजदूरों और विदेशों के अंदर काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियरों तक हर किसी की जिंदगी के ऊपर पड़ने वाला है।
अब आपको क्या लगता है, क्या ये ऐतिहासिक व्यापार समझौता हमारे स्थानीय उद्योगों को दुनिया के मंच के ऊपर मजबूती से खड़ा होने की ताकत देगा, या फिर यह हमारे बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए आसानी से खोलने का एक जरिया मात्र बनकर के रह जाएगा? दोस्तों, इस पूरे मुद्दे के ऊपर आप अपनी राय जरूर कमेंट के जरिए दीजिए, ताकि इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर एक सार्थक और स्वस्थ चर्चा हो सके। नमस्कार दोस्तों।